लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, विद्युत का उपयोग क्या है और उसके जो जनरल टर्मिनोलॉजी है, धारा क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, ओम क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम कुछ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं उनकी बात करेंगे कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल मटेरियल को वर्गीकृत किया है, विद्युतीय पदार्थ को वर्गीकृत या क्लासिफाई किया है। तो पदार्थ आपको पता है कि जो है किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने छोटे छोटे, ये पदार्थ बड़ी इकाई है, ये अणुओं से मिलकर बन रहा है। और अणु किससे मिलकर बन रहे हैं, परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं। अगर हम तत्वों की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से अगर मिलकर पदार्थ बन रहा है तो उसको हम तत्व बोलते हैं। जैसे सभी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये जो सारे आप पढ़ते हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये सारे तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर अगर कोई पदार्थ बना है तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे पानी की बात की जाए, H2O, तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। तो ये जो है अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं यौगिक। और तत्व की बात करें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं। फिर परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण नहीं है, इसको भी जो है देखा गया तो पाया गया कि ये कणों से मिलकर बनता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है वहाँ पर स्थित रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन कण हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के बाहर जो कक्षा है उसमें अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उसमें घूमते रहते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। फिर इसके बाद कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो किस क्रम में होगा। एन यहाँ पर कक्षा की संख्या को बता रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है 2n²। मतलब अगर पहली कक्षा की बात करें तो एन के लिए मान कितना हो जाएगा, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2। फिर दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर n की जगह 2 रख देंगे, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इस तरीके से n का मान जो है जिस कक्षा के लिए आपको निकालना है उसको रख करके उसमें उस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर n कक्षा की संख्या हो गई। फिर इसके बाद अगर हम आवेश की बात करें, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन उसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा है तो वो भी सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, ये ऋण आवेशित कण है। फिर इसके बाद इतना ही आवेश जो है प्रोटॉन पर होता है, लेकिन वो धन आवेशित है। मतलब अगर हम इसे सही रूप से लिखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम आवेश लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁹। और अगर यही चीज़ हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो जो ये संख्या लिखी है यहाँ पर, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, तो +1.6 या 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं हम इसमें कि किस तरीके से विद्युतीय पदार्थ का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। पहले हम देखते हैं चालक पदार्थ। चालक को ही सुचालक भी बोल दिया जाता है, तो और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है, या हम कहें जिनका प्रतिरोध बहुत ही कम रहता है, क्योंकि प्रतिरोध कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को का विरोध कम होगा, इसलिए करंट का फ्लो आसानी से होगा, तो इसीलिए हम इसको चालक पदार्थ बोलते हैं। तो जिन पदार्थों में विद्युत वाहक बल के प्रभाव से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। इससे पहले आप लोगों ने विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था, विद्युत वाहक बल की वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
तो चीज़ वही लिखी हुई है, थोड़ा सा चेंज करके लाइन लिखी हुई है। तो जहाँ पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है क्योंकि इनका प्रतिरोध कम रहता है, तो ये चालक पदार्थ हैं। और इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, अधिकतम होती है। यही करंट कैरियर है, इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन वो करंट धारा का प्रवाह जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पदार्थों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें बहुत ही जिनका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इनमें अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ विद्युत के हिसाब से कौन सा है, तो भी चांदी है। और अगर ऊष्मा के हिसाब से बात की जाए तो भी चांदी है। तो चांदी सबसे पहले आएगा, तांबा आएगा उसके बाद में, और सोना जो है दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आता है। प्लेटिनम वगैरह भी आता है, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, सोना, और फिर इस ऑर्डर में ये इनका जो है चालकता का क्रम रहता है। तो ये जो है चालक पदार्थों के आपको यहाँ पर जो है जिंक वगैरह भी आएगा, एंटीमनी भी आएगा। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि चालक पदार्थों के लिए हैं। फिर इसके बाद जिंक और टिन शायद इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इसमें अर्धचालक। अर्धचालक इसमें जो है और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो ये सिर्फ जितने एग्जाम्पल दिए उतने को ही मत समझिएगा। टिन भी है, आपका जस्ता भी है यहाँ पर, और आपका लेड सीसा जिसको बोलते हैं वो भी है। फिर आ जाते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों की अगर हम बात करें तो नाम से ही क्लियर है, अर्धचालक मतलब ये जो है चालकों की तुलना में इनकी चालकता कम होती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, अर्धचालक बोल देते हैं। तो अर्धचालक मतलब मध्यम या अल्प मात्रा में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें थी, चालक में, तो इसमें उससे कम है, मीडियम क्वांटिटी में है, तो इसलिए ये जो है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता भी मध्यम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या मध्यम है। और इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, या इनका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता से है। तो प्रतिरोध की अगर हम बात की करें तो तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है, और प्रतिरोध घटता है तो इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। तापमान के में परिवर्तन करने से इनमें चालकता का गुण आ जाता है, कब बढ़ाते हैं तब। लेकिन अगर हम सुचालक की बात करें तो वहाँ पर तापमान बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए इनकी चालकता घट जाती है। ये डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना कि अर्धचालकों में प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने पर घटता है, इसीलिए इनमें धारा का प्रवाह तापमान वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। तो इनके प्रतिरोधकता जो है, और अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो प्रतिरोधकता का मान भी तापमान वृद्धि के साथ घटेगा। और इसके अलावा एक तो ये तरीका है इनको जो इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए कि तापमान बढ़ा दो तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, या फिर जो है इसमें क्या किया जाता है, डोपिंग की जाती है, कुछ अन्य पदार्थों की अशुद्धि को इसमें मिलाया जाता है जिससे कि इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो सारे पदार्थ हैं ये अर्धचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। इनकी जो चालकता है वो सुचालक पदार्थों से कम होती है। इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इनका उपयोग जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहाँ पर ज़्यादातर आप उपयोग करते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एलईडी है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी घटेगी तो उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है ये अचालक। अचालक को ही हम कुचालक या इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर इन पदार्थों को कैसे समझाएंगे, अचालक आ लगा है मतलब चालक का विरोध ही है। तो चालक पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही थी, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है आसानी से नहीं होगा, और इनका विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा मतलब इनका प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। और दूसरे तरीके से बोलें तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी। तो जिन पदार्थों में विद्युत वाहक बल के प्रभाव से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती वह क्या कहलाते हैं, अचालक। इन्हीं को विद्युत रोधक या कुचालक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है। इसके एग्जाम्पल जितने भी कुचालक पदार्थ हैं आपका, ये अभ्रक हो गया, रबर हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, कागज है, चीनी मिट्टी है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है,
पॉलीविनाइल क्लोराइड है, कृत्रिम जो है कुचालक पदार्थ बेकेलाइट है, पोर्सिलेन है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, कुचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं, जिनका उपयोग चालक पदार्थों को दूसरे चीज़ों के संपर्क में आने से रोकने के लिए उसके ऊपर इंसुलेशन जो चढ़ाया जाता है वो अचालक पदार्थों का ही चढ़ाया जाता है। तो इसका उपयोग भी दिया गया है। चालक तारों को प्राणियों के संपर्क से पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और विद्युतीय मशीन में भी चालक तारों की मशीन की बॉडी को पृथक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, इसमें आगे ये है दिया हुआ है विद्युतीय परिपथ। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग अवयव लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए बैटरी लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस लगा देंगे, कैपेसिटेंस लगा देंगे। तो इस तरीके से, और उनका अरेंजमेंट भी जो है कैसे करना है, हमको धारा का मान बढ़ाना है या कम करना है, उसके हिसाब से जो है अरेंजमेंट किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आवश्यकता क्या है। तो उन अवयवों को एक उचित संयोजन में जो है तैयार करने के बाद जो एक परिपथ तैयार होता है, एक क्लोज्ड सर्किट बनता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय परिपथ बोलते हैं। अब आ जाते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है, जो कि विद्युत धारा का विरोध करे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करे, वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उस दिशा के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। और जिन पदार्थों में ये प्रतिरोध करने का गुण होता है उस गुण को उसकी क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो ये हर एक पदार्थ का अपना एक प्रतिरोध का मान रहता है जो फिक्स रहता है, तो अगर तापमान में आप परिवर्तन नहीं कर रहे हो। फिर इसके बाद जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। और इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या रहता है, ओम। आप हिंदी में बोलोगे, लिखोगे या बोलोगे तो इस तरीके से बोला जाएगा, और जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो ओम को इस सिंबॉलिक फॉर्म से दर्शाया जाएगा। और ये जो प्रतिरोध है ये चालकता का क्या होता है, उल्टा होता है। चालकता को यहाँ पर कैपिटल जी से दर्शा रहे हैं, और उसकी जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो साइमन होता है। अब आगे जाता है प्रतिरोध मान का अंकन। क्या होते हैं, जो बड़े आकार के प्रतिरोध रहते हैं उनमें तो उसका मान जो है उसकी बॉडी पर जो है अंकित रहता है, तो उसके वोल्टेज अंक और अक्षरों के द्वारा उनकी बॉडी पर अंकित कर दिया जाता है। लेकिन जो छोटे आकार के कार्बन प्रतिरोध रहते हैं कार्बन के, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर एक बैंड टाइप या बॉडी टाइप कलर कोडिंग करके और फिर उसकी सहायता से उसके मान को रीड किया जाता है। तो बहुत ही छोटे आकार के जो प्रतिरोध रहते हैं तो उनमें ये दोनों तरीके से प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला है आपका बैंड टाइप। बैंड टाइप में क्या करेंगे कि नाम से क्लियर है, बैंड मतलब अलग अलग जो है धारियां बनी रहेंगी या बैंड बने रहेंगे उस प्रतिरोध के ऊपर। तो यहाँ पर 4 पट्टियां या 4 बैंड बने रहते हैं। इस विधि में प्रतिरोध की बॉडी पर एक किनारे से प्रारंभ करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग रंगों की क्या रहती हैं, 4 पट्टियां रहती हैं। ये आपका प्रतिरोध हो गया। पहला वाला बैंड हो गया, एक किनारे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरीके से, और उनका कलर भी डिफरेंट रहेगा। तो जो पहली वाली पट्टी है उसका रंग क्या बताएगा, प्रतिरोध के मान के पहले अंक को। दूसरी वाली पट्टी का जो रंग है, और ये जो रंग है इसका भी मान नीचे सारणी में दिया हुआ कि किस रंग के लिए प्रतिरोध का मान कितना होगा। दूसरी पट्टी का रंग जो है दूसरे अंक को। तीसरा जो रहेगा वो गुणक को बताएगा, मल्टीपल जो रहेगा। फिर इसके बाद जो चौथा अंक रहेगा, चौथा रंग जो रहेगा वो प्रतिशत में सहन सीमा को बताएगा। तो प्लस माइनस में कितना जो है उसकी रेंज चल सकती है। ये तो हो गया बैंड टाइप, जिसमें हम 4 तरह के बैंड यूज़ कर रहे थे, उनकी अलग अलग कलर्स को यूज़ कर रहे थे। और फर्स्ट जो बैंड था वो फर्स्ट डिजिट को बता रहा था रेजिस्टेंस के, सेकंड जो कलर था वो सेकंड डिजिट को बता रहा था, थर्ड जो है मल्टीपल को बता रहा था, फोर्थ जो है उसकी सहन करने की क्षमता को बता रहा था। अब बॉडी टाइप में क्या कर दिया जाता है, एक कलर जो है पूरी बॉडी पर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद
पूरी बॉडी को एक रंग से रंग दिया जाएगा तो वो प्रतिरोध के फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिजिट को बताएगा, और दूसरे रंग से एक सिरे को रंग दिया जाएगा तो ये जो दूसरा रंग है वो प्रतिरोध के दूसरे अंक को दर्शाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अलग अलग रंगों की एक वृत्ताकार और एक आयताकार बिंदियां बनाई जाती हैं। पहले क्या किया, पूरी बॉडी को एक कलर से जो है आपने पेंट कर दिया, तो वो जो कलर है वो फर्स्ट डिजिट को बता रहा है प्रतिरोध के। दूसरे रंग को आपने सिर्फ एक किनारे पर एक सिरे पर करा और वो सेकंड डिजिट को बता रहा है प्रतिरोध के। फिर इसके बाद उसमें कुछ वृत्ताकार जो है रंग से बिंदियां बना देंगे और जो है कुछ आयताकार बिंदियां बना देंगे। तो ये वृत्ताकार बिंदियां जो रहेंगी वो उसके गुणक को बताएंगी और जो आयताकार बिंदियां रहेंगी उसकी सहन सीमा को बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतिरोध की बॉडी का रंग प्रतिरोध मान के पहले अंक को, सिरे का रंग दूसरे अंक को, गोल बिंदु का रंग गुणक और आयताकार बिंदु का रंग प्रतिशत सहन सीमा को दर्शाता है। और ये यहाँ पर इन लोगों ने एक टेबल बना दी है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट बैंड जो है वो काले कलर का है तो दोनों टाइप से दिया हुआ है, पहली पट्टी फर्स्ट बैंड या फिर पूरी बॉडी का कलर काला है तो रेजिस्टेंस का मान कितना होगा 0। दूसरी पट्टी के लिए दूसरी पट्टी में मान लीजिए उसका मान काला है, दूसरी पट्टी काली है, या फिर जो है एक सिरे पर अगर आपने बॉडी टाइप लिया तो एक सिरे पर काला किया है तो भी उसका मान 0 होगा। लेकिन अगर तीसरी पट्टी के लिए बात की जाए, अगर हम बैंड टाइप की बात करें या फिर बॉडी टाइप की, तो गोल बिंदी बना दी जाए काले की तो उसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर आप भूरे रंग का यूज़ करोगे तो यहाँ पर अगर पहली पट्टी में करोगे या बॉडी पर करोगे तो मान 1 होगा, अगर दूसरी वाले बैंड में करोगे तो 1 होगा, और तीसरे वाले बैंड में या गोल बिंदी बना करके इस भूरे रंग को करोगे तो इसका मान जो मल्टीपल में 10 होगा। और ये ±1% इसकी सहन सीमा की इतनी रेंज जो है यहाँ पर चल सकती है। तो ये जो है उसकी टेबल है कलर्स की, जिसके बेसिस पर जो है प्रतिरोध का मान बहुत ही छोटे आकार के प्रतिरोधों के लिए निकाला जा सकता है। ये यहाँ तक है। अब आ जाते हैं हम इनके संयोजन पर। इस टेबल को थोड़ा सा रीड कर लेना, खासकर इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ उनको आगे भी यूज़ होगी। फिर इसके बाद आगे जाते हैं हम प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कनेक्शन जो है वो हम कब हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उसके बेसिस पर कैसे करना है। तो जब किसी विशेष मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है हमें, और मान लीजिए कि वो जो है अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उसको अलग अलग कनेक्शंस करके उस प्रतिरोध का मान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, और श्रेणी क्रम में जो है क्या कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान, पहली चीज़ तो ये कि श्रेणी क्रम होता क्या है, 3 प्रतिरोध लिए हैं हमने, और इस प्रतिरोध का पहला सिरा जो है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसका जो है पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, और इसका जो है लास्ट सिरा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। आप ऐसा समझ सकते हो 3 व्यक्ति हैं जो हाथ पकड़ करके खड़े हुए हैं, तो ये जो अरेंजमेंट कहलाएगा ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही मार्ग पर उपलब्ध हो, परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान एक ही रहता है। यहाँ पर आप अगर बात करें इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है तो हर एक प्रतिरोध के लिए उस करंट का मान कितना होगा, आई होगा। लेकिन जो वोल्टेज है बैटरी का टोटल यहाँ पर, वो इन तीनों के लिए उसका मान वही नहीं रहेगा। उसका मान जो है यहाँ पर जो वोल्टेज है उसके लिए V1 अलग होगा, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। इस तरीके से जो प्रतिरोध हो, इस तरह से वोल्टेज का मान जो है श्रेणी क्रम में हर एक प्रतिरोध के लिए अलग होगा, लेकिन करंट का मान एक ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टोटल वोल्टेज है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वोल्टेज ही तो डिवाइड हुआ है, एक्चुअल में ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल वोल्टेज के बराबर होगा।
तो ये V1 V2 V3 या और भी अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाओगे तो उन सब वहाँ पर जितना भी वोल्टेज होगा हर एक प्रतिरोध के लिए, उन सब को जोड़ने पर जो वोल्टेज आएगा वो इस परिपथ का टोटल वोल्टेज होगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध निकालें, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, प्रतिरोध का मान चाहिए ना। तो हम अगर परिणामी प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो इक्वेशन है इसी में हम क्या करेंगे, हमें जो परिणामी प्रतिरोध निकालना है उसके लिए हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर। तो I, क्योंकि धारा जो है पूरे परिपथ में हर एक रेजिस्टेंस के लिए एक समान है, तो I का मान भी वही रहेगा। तो I और R यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध को दिखाएगा, तो IRT आप लिख सकते हो इज इक्वल टू V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस इक्वेशन में जब हम ओम के नियम से V के मान की जगह IR करके जो है फॉर्मूला रखेंगे और सिर्फ प्रतिरोध का मान बदलेगा, धारा का मान वही रहेगा। तो आई आर टोटल इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और आई कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर n प्रतिरोध लगे हों तो उसका मान टोटल परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT इज इक्वल टू NR। फिर इसके बाद है समानांतर क्रम संयोजन। तो समानांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे कि जो सारे प्रतिरोध रहेंगे, ये डायग्राम से देखिए, ये सारे प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा सिरा जो है बैटरी के ऋणात्मक सिरे या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर वोल्टेज पूरे सर्किट में मतलब वही रहता है, मतलब ये जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए इस समानांतर क्रम में क्या रहेगा, एक समान रहेगा। लेकिन जो करंट रहेगा, ये आई टोटल आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 दूसरे प्रतिरोध के लिए I2, तीसरे के लिए I3। जो धारा का मान है समानांतर क्रम में वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। मतलब हर एक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज का मान एक समान रहेगा। और यहाँ पर फिर तीनों जो है एक पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इसलिए I1 I2 I3 यहाँ पर फिर ऐड होके I टोटल हो गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन देखते हैं। समानांतर क्रम में क्या दिया हुआ है कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रतिरोधक एक ही सप्लाई स्रोत के आर पार संयोजित हों समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर या वोल्टेज क्या रहता है, एक समान रहता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या रहता है, पृथक पृथक रहता है। तो इसमें जो है करंट का मान हर एक रेजिस्टेंस के लिए बदल जाएगा लेकिन वोल्टेज का मान हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। तो इसलिए आई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और हम ओम के नियम से देखें तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V इज कॉमन तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि तीन ही रेजिस्टेंस हैं और सभी का मान समान है, तो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन R, और R टोटल इज इक्वल टू क्या निकलेगा, R अपॉन 3। तो प्रतिरोध का मान घट रहा है समानांतर क्रम में। तो ये जो है ये जो है 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू मतलब 3 अपॉन R और R टोटल इज इक्वल टू R अपॉन 3। तो अगर यहाँ पर N रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं और सबका प्रतिरोध सेम है तो क्या हो जाएगा, R अपॉन N इज इक्वल टू R टोटल या R परिणामी।
तो इस तरीके से श्रेणी और समानांतर क्रम में हम, अगर हमारे पास पर्टिकुलर कोई प्रतिरोध अवेलेबल नहीं है तो हम इस संयोजन से उसका मान निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है ये मिश्रित संयोजन। ये इस पर्टिकुलर श्रेणी था वो जो है समानांतर था, और ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हम इसको मिश्रित संयोजन या कनेक्शन इन मिक्स्ड ऑर्डर बोल रहे हैं। तो इसमें जो है श्रेणी समानांतर है। जैसे यहाँ पर जो है ये श्रेणी क्रम में है, पहले R1 R2 R3 R4 R5 जो है आपस में ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, और ये तीन और ये दो आपस में एक दूसरे के, अगर हम यहाँ बात की जाए ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, समानांतर क्रम संयोजन में, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, श्रेणी समानांतर क्रम संयोजन बोल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पहले क्या करें, इनका परिणामी प्रतिरोध निकालें। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाता है, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका परिणामी निकालना है तो यहाँ पर भी ये श्रेणी क्रम में है तो R4 प्लस R5। तो ये जो है परिणामी जब निकल जाएगा फिर इन दोनों का ये दोनों जो है किस में हो जाएंगे, समानांतर क्रम में बचेंगे। और समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 जो भी यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध रहेगा वो प्लस 1 यहाँ पर जो परिणामी प्रतिरोध रहेगा बराबर 1/R परिणामी या R टोटल। तो इस तरीके से आप श्रेणी समानांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये समानांतर श्रेणी है, क्योंकि पहले ये तीन आपस में समानांतर को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर फिर आप आगे की चीज़ सॉल्व कर पाओगे। फिर ये जो है श्रेणी क्रम में है इसके साथ में, फिर इसके आगे ये दोनों फिर समानांतर क्रम में है, और फिर बाद में जब आप पहले समानांतर क्रम में इसको और इसको सॉल्व करोगे फिर जाके इन श्रेणी क्रम में सॉल्व कर पाओगे। तो समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर जो है इसको ये सिंगल ही है तो इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए। इसको इसके लिए क्या हो जाएगा, R टोटल इज इक्वल टू 1/R5 प्लस 1/R6। जब इसका परिणामी और इसका परिणामी निकल जाएगा तो ये तीनों आपस में किस में आ जाएंगे, ए बी और सी कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में, तो उसको फिर डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है क्या निकाला जाएगा, इनका परिणामी प्रतिरोध निकाला जाएगा। प्रतिरोधकता को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या होता है कि प्रतिरोध करने की एक क्षमता होती है। प्रतिरोधकता को जो है रो से दर्शाते हैं और प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में जो है एक संबंध होता है। तो संबंध जो है क्या होता है, R बराबर रो इंटू L/A। यदि ये पहले इसको समझ लेते हैं, इससे डेफिनेशन निकालना, ये जो लिखी हुई है बहुत आसान हो जाएगा। R बराबर, R मतलब प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुणा चालक तार की लंबाई बटे उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, और उसकी लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे, इसका मान 1 कर दिया, तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल वाले, तो ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। टुकड़े का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब अगर हम इकाई निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी सेंटीमीटर, इसकी वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर जो है कट जाएगा। इसकी इकाई क्या होती है, ओम, और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, तो ओम और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होगी वो क्या होगी, ओम सेंटीमीटर, क्योंकि रो बराबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। तो इस तरीके से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, और ये जो है पूछ लिया जाता है, ये रिलेशन, ये मात्रक इसका क्या होती है, प्रतिरोधकता, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद आ जाता है ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो ताप गुणांक है या टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको हम किससे दर्शाते हैं, अल्फ़ा से दर्शाते हैं। तो ये अल्फ़ा को निकालने का जो तरीका होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो इसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा इस तरीके से याद रखने में दिक्कत होती है, ये इस फॉर्म में याद रखा जाए तो ज़्यादा सही है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। कई बार चीज़ें अपॉन में रहती हैं तो वो थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लमेटिक होती हैं, तो आप इस इक्वेशन को याद रखिए, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब अगर मान लीजिए
0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध की बात की जाए तो R0 यहाँ पर किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो है अल्फा ज़ीरो क्या दर्शा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका ताप गुणांक को दर्शा रहा है। और RT जो है उसका टी टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है जो ज़ीरो के अलावा होगा, 1 2 3। तो टी टेम्परेचर पर उस चालक के प्रतिरोध को दर्शा रहा है। और टी वह तापमान है जिसके लिए हम ये प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं। तो किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि करने के लिए होने वाली वृद्धि या कमी, उसका क्या है, ताप गुणांक है। क्या होता है जब आप चालक पदार्थ का क्या करते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो सुचालकों में ये प्रतिरोध का मान बढ़ता है तापमान वृद्धि के साथ। ये चीज़ अभी हम जब पदार्थों को वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था। और अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में क्या होता है कि तापमान वृद्धि के साथ में प्रतिरोध का मान घटता है। तो ये जो है इसीलिए क्या, इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, ताप गुणांक, कि जो उस पदार्थ का में क्या हो रहा है, प्रतिरोध का मान जो बढ़ और घट रहा है तापमान वृद्धि के साथ में, इसी चीज़ को हम उसका क्या बोल रहे हैं, उस पदार्थ का ताप गुणांक बोल रहे हैं। और अल्फ़ा ज़ीरो, अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो अल्फ़ा ज़ीरो इससे निकालना आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पर R0 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो R0 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो R0 रहेगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस R0 को इस साइड भेज दोगे तो RT माइनस R0 और अपॉन में क्या बचेगा, R0 और T। तो अल्फ़ा ज़ीरो बराबर ये इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पर अल्फ़ा ज़ीरो 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक है, RT टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, T का मान कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद R0 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है और T उसका तापमान है। तो इस तरीके से हम जो है ताप गुणांक को निकाल सकते हैं। तो ताप गुणांक का मान धन है तो तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। और अगर ये ऋणात्मक आ रहा है मतलब ये तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर इसके बाद संधारित्र या कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या रहती है, जो आवेश रहता है वो संचित रहता है। और किसके बीच में संचित रहता है, दो प्लेट्स रहती हैं जिसके बीच में जो है आवेश को या चार्ज को स्टोर करके रखा जाता है। तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक पृथक की गई, अचालक पदार्थ का आप यूज़ करते हो बाहर, कुचालक या अचालक पदार्थ को दो चालक प्लेटों से निर्मित, मतलब बाहर आपने अचालक पदार्थ लगा दिया, उसके बीच में चालक प्लेटें लगा दी, ऐसी युक्ति है जो विद्युतीय आवेश को एकत्रित करती है। और उसके बीच में आपने जो है एक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इसको सी से दर्शाते हैं, ये इसको बोलते हैं कैपेसिटर या संधारित्र की धारिता बोलते हैं। तो इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई याद रखिएगा। कई बार इकाइयाँ, ये जितने भी हम प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, धारा है, विभव है, इनकी इकाइयाँ भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाती हैं। तो कूलाम पर वोल्ट ये कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया। कूलाम यहाँ पर जो है आवेश की इकाई है और वोल्टेज विभव की इकाई है। तो कूलाम पर वोल्ट या इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, फैरेड बोल देते हैं। तो ये दोनों इकाई आप याद रखिएगा। एक कूलाम पर वोल्ट 1 फैरेड के बराबर होता है। और फैरेड अगर बोलेंगे तो कैपिटल F से दर्शाएंगे। तो संधारित्र की धारिता का तात्पर्य उस संधारित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में या संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश संचित करने की क्षमता है। ये उसका एक गुण है कि उस पर कितना विद्युतीय आवेश संचित हो सकता है। तो संधारित्र के किसी एक चालक पर उपस्थित आवेश के परिमाण तथा इसके दोनों चालकों के बीच विभवांतर के परिमाण के अनुपात को उसकी धारिता बोलते हैं। मतलब Q/T, उसकी चालक प्लेट पर कितना आवेश संचित है और वहाँ पर उनके बीच विभवांतर कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों का जो अनुपात है संधारित्र की धारिता। तो इसी तरीके से कूलाम पर वोल्ट या फिर फैरेड उसकी इकाई होती है। जिस तरीके से हमने प्रतिरोधों का संयोजन देखा था, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, उसी तरीके से संधारित्रों का भी संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधकों की भांति संधारित्र को भी आवश्यकता अनुसार क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है बैटरी लगी हुई है और ये 3 हमने संधारित्र लिए हैं और इनको समानांतर क्रम में हमने जोड़ा है, क्योंकि इन तीनों संधारित्रों का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से
C बराबर Q अपॉन V है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो QR जो रहेगा, जब आप समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आवेश का मान तीनों प्लेट्स के लिए क्या हो जाता है, अलग अलग। तो Q टोटल बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q बराबर CV होता है। और अगर हम इस इक्वेशन में CV के फॉर्म में वैल्यू रखें तो C जो आवेश रहेगा यहाँ पर परिणामी इंटू V, और आपको पता है समानांतर क्रम है तो वोल्टेज समान रहेगा, बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। संधारित्र का मान अलग अलग है क्योंकि उन पर आवेश अलग अलग संचित है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या है, समान है। तो CR या C परिणामी जो रहेगा रिजल्टेंट, बराबर तीनों संधारित्रों के कैपेसिटेंस या धारिता के योग के बराबर होगा। या आप अगर फॉर्मूला देखो यहाँ पर, तो जो हम लोग समानांतर क्रम में निकाल रहे थे रेजिस्टेंस के लिए, उसका अपोजिट है। क्योंकि रेजिस्टेंस की अगर बात करें और समानांतर क्रम में है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है हर एक जो भी आपने अवयव लगाया उसके लिए अलग अलग हो जाता है वोल्टेज का मान। तो इसमें जो टोटल वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो कैसे निकालेंगे, Q का मान हर एक प्लेट के लिए समान रहेगा, तो Q अपॉन CR। तो Q अपॉन CR मतलब यहाँ पर जो है टोटल के लिए Q तो सेम ही है, अपॉन CR परिणामी धारिता बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इसी तरीके से Q कॉमन लेकर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/CR इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो है ये जो फॉर्मूला है ये परिणामी धारिता निकालने का, वो किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए, संधारित्रों का जब श्रेणी क्रम संयोजन है। फिर आ जाते हैं हम सेल पर। क्या होते हैं सेल, तो सेल जो है बैटरी में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करके संग्रहित करने वाली युक्ति जो है वो सेल है। तो यहाँ पर सेलों का समूह जो है बैटरी में लगा होता है। सेलों का भी संयोजन होता है श्रेणियों और समानांतर और मिश्रित क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन, ये फर्स्ट सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और हर एक सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जैसे ये वाला फर्स्ट सेल है तो इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर ये रहा, दूसरे वाले के लिए ये, और तीसरे वाले के लिए। और ये जो यहाँ पर कैपिटल R लगा हुआ है, ये परिपथ का क्या लगा हुआ है, परिपथ का प्रतिरोध है ये। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें तो कुल विद्युत वाहक बल इन तीनों सेलों में जो विद्युत वाहक बल है उनके योग के बराबर होगा। अगर तीनों का मान समान है तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो वो अगर 3 लगे हैं तो 3E हो जाएगा, 4 लगे हैं तो 4E हो जाए 4E हो जाएगा, और अगर n लगे हैं तो NE हो जाएगा। इसी तरीके से आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पर जो है आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि जो परिणामी प्रतिरोध रहता है डायरेक्टली जोड़ कर निकालते हैं। तो N R टोटल इज इक्वल टू NR। अगर सभी आंतरिक प्रतिरोधों का मान समान है हर एक सेल के लिए, तो जो है R टोटल बराबर क्या आएगा, NR आएगा। और इसके बेसिस पर हम इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है उसका मान निकाल सकते हैं, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, V बराबर IR यही होता है। तो I बराबर V अपॉन R, तो V कितना हो गया, कुल विद्युत वाहक बल, और कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध टोटल कितना है हर एक सेल का वो हमने निकाल लिया, प्लस उसमें बाहरी प्रतिरोध को जोड़ दिया। तो इस तरीके से इस सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकाल लिया हमने। इसके बाद आता है समानांतर क्रम संयोजन। तो समानांतर क्रम संयोजन में हम क्या कर रहे हैं कि अधिक मान की विद्युत धारा या अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इनको समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये फर्स्ट सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल उसका आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा, चौथा, और ये परिपथ का प्रतिरोध R। फिर इसके बाद अगर हम कुल प्रतिरोध की, क्योंकि समानांतर क्रम है तो वोल्टेज सेम रहेगा हर एक प्रतिरोध सेल के लिए, तो टोटल वोल्टेज या टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा, E। आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पर जो है
समानांतर क्रम में संयोजित हैं और समानांतर क्रम के लिए जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, अगर सभी प्रतिरोधों का मान, आंतरिक प्रतिरोधों का मान समान है और n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो R/n। अभी इससे पहले ही हमने जब प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन पढ़ा था तो इसमें ये फॉर्मूला देखा था। तो अब अगर परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है E, और कुल प्रतिरोध R/n प्लस R। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, समानांतर क्रम संयोजन में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। अब आ जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। यहाँ पर दो सेल जो हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, फिर ये दोनों इन दोनों के साथ समानांतर क्रम में हैं, फिर इसी तरीके से ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन ये तीनों फिर इस तरीके से समानांतर क्रम में संयोजित हैं। तो इनको भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले आप श्रेणी क्रम में से जो है सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद समानांतर क्रम में, तो इनका परिणामी प्रतिरोध निकल जाएगा। आगे है आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालें, तो इसी फॉर्मूले में, ये जो अभी आपने निकाला था, इसी फॉर्मूले में जिस तरह से अरेंजमेंट है यहाँ पर, जिस तरीके से मान लीजिए n का मान 1 हो गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, I बराबर E/r स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पर इस I का इस R प्लस कैपिटल R से क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो E बराबर IR स्मॉल r प्लस I और कैपिटल R, और स्मॉल r का मान निकालना है आपको, तो आप यहाँ पर E माइनस IR/I। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में n की जगह जब 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये जो है आंतरिक प्रतिरोध के लिए जो इक्वेशन है वो डिराइव करके ये आ जाएगी, जहाँ पर स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, E जो है स्रोत का विद्युत वाहक बल है, IR जो है लोड है, क्योंकि IR बराबर कितना हो जाता है, V ओम के नियम से, और I क्या है, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा। अब विद्युत परिपथ संबंधी कुछ नियम हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ये जो ओम का नियम है, इतनी देर से जो हम उस चीज़ के बारे में उसका यूज़ कर रहे थे संयोजनों में परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए, परिणामी संधारिता निकालने के लिए, तो जो उनका स्टेटमेंट है उसको हम समझ लेते हैं कि परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I है, विभवांतर कितना है, सिरों के बीच में V है और प्रतिरोध R है। तो ओम का जो नियम है वो ये कहता है कि नियत तापमान, तापमान भी स्थिर है क्योंकि तापमान बदलेगा तो प्रतिरोध बदलेगा, और प्रतिरोध बदलेगा तो ये दोनों चीज़ें भी चेंज होंगी। तो नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियाँ, आसपास की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं वो भी नियत रहें। किसी बंद विद्युतीय DC परिपथ, दिष्ट धारा वाले परिपथ में प्रतिरोधकों के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो विभवांतर है उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर V/I बराबर करके नियतांक लगा दिया, और जब नियतांक का प्रदर्शित किया तो उसके लिए सिंबल यूज़ किया प्रतिरोध, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो कैपिटल R। तो R बराबर V/I या V बराबर IR या I बराबर V/R, ये तीनों ही इक्वेशन करेक्ट हैं। फिर इसके बाद प्रतिरोध को किस में मापेंगे, ओम में, विभवांतर को वोल्ट में, विद्युत धारा को एम्पियर में। किरचॉफ के नियम को देख लेते हैं कि जटिल प्रकार के DC परिपथों के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, जो कि इस प्रकार हैं कि किसी बंद DC परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। अभी जो हम समानांतर क्रम संयोजन देख रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, हर एक प्रतिरोध के लिए I का मान जो है वो बदल रहा था। यहाँ पर I टोटल था तो ये I1, I2, I3, और जब दूसरी जगह तीनों का संयोजन हो रहा था तो I1, I2, I3 जोड़ करके I टोटल बना रहे थे। तो वो यही चीज़ की बात कर रहा है कि चालकों के संगम पर क्या होता है, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप सभी करंट को उनकी डायरेक्शन के हिसाब से जो है प्लस या माइनस साइन लेकर के जो है जोड़ दोगे। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यदि संगम की ओर आने वाली विद्युत धाराएं कितनी है, I1 और I2 है, और ये जो है निकलने वाली कितनी है, I3, I4, I5 है। तो ये दोनों एक बिंदु पर मिल रही हैं और ये तीनों उससे दूर जा रही हैं, इसलिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लगाते हैं और जो माइनस वाला टर्म है उसको एक साइड भेज देते, तो ये साइन जो है प्लस का आ जाता। तो ये किरचॉफ का नियम था, विद्युत धारा का नियम कहलाता है। दूसरा है वोल्टेज का नियम कि किसी बंद DC परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय
परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मतलब जो कुल विद्युत वाहक बल है, आपने देखा था कि श्रेणी क्रम में हम जब संयोजित कर रहे थे तो वहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो है वोल्टेज का मान अलग अलग था, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो वोल्टेज ड्रॉपों के मतलब पहला वाला जो है रेजिस्टेंस का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू टोटल ई या टोटल वी। यही कर रहे थे हम श्रेणी क्रम में, तो वही नियम जो है वोल्टेज नियम किरचॉफ के द्वारा दिया गया है। आगे आ जाते हैं, इसमें दिया हुआ है जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होता है। गर्म होता है क्योंकि उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और इस ऊष्मा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। H बराबर I²RT। I यहाँ पर बहने वाली उस चालक में विद्युत धारा है, R उस चालक का प्रतिरोध है, और T समय है। तो इसको जूल में मापा जाएगा। और अगर जूल को आप कैलोरी में बदलोगे, आप जानते हो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो जूल को जब कैलोरी में बदलोगे तो रिलेशन ही आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन याद रखना ज़रूरी है, ये समीकरण में कई बार पूछ लिया जाता है। तो H विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा है जो कि जूल या कैलोरी में मापी जाएगी, I विद्युत धारा है, T समय है, R प्रतिरोध है। तो इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो, ऊष्मा का मान निकाल सकते हैं। ऊर्जा या एनर्जी की बात करें तो ये क्या है, एक्चुअल में कार्य करने की क्षमता है। तो हम शक्ति बराबर जो है कार्य बटे समय लिखते हैं, तो कार्य की जगह कार्य ना लिख करके उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा, क्योंकि वो कार्य करने की क्षमता ही तो है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय बराबर शक्ति, या तो उसको क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा बटे समय बराबर शक्ति, और समय का शक्ति से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शक्ति पावर इनटू समय टी। तो यहाँ पर इसी रिलेशन का यूज़ किया गया है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको भी हम जूल में मापते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं वॉट घंटा। तो जो है 3600 जूल एक वॉट घंटा के बराबर है। आप इस रिलेशन को याद भी ना रखें, याद अगर नहीं रहता है तो भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक वॉट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कितना बचेगा, 3600 जूल। तो जूल बोलें या वाट घंटा बोलें, ये दोनों ही किसकी इकाइयां हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाइयां हैं। तो 3600 जूल एक वाट घंटे के बराबर होता है। इस रिलेशन को जो है डिराइव कर सको तो अच्छा है, नहीं तो फिर याद रखो। स्थितिज ऊर्जा की, वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है mgh, वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, और h जिस ऊंचाई पर वो वस्तु स्थित है। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv²। m वस्तु का भार है, v वस्तु का वेग है। फिर विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें तो किसी विद्युत मशीन की कार्य करने की दर उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। तो शक्ति बराबर W/T। तो P बराबर क्या हो गया, VI। यहाँ पर जो है P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर जो है इस V की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस V की जगह हम यहाँ पर कर सकते हैं V बराबर IR। तो P बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू आई, I² इंटू आर, या फिर आप I की जगह V/R कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V²/R। तो ये सभी रिलेशन जो विद्युत शक्ति निकालने के लिए, ये सभी रिलेशन सही हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर अगला, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। और इस एक वॉट कितने जूल पर सेकंड के बाद बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड। 1 किलो वॉट की अगर बात करें तो किलो लग गया मतलब 10⁻³ वॉट के बराबर होगा। मेगा लग गया मतलब 10�6 वॉट के बराबर होगा। अगर हम हॉर्स पावर की बात करें, हॉर्स पावर बड़ी इकाई है शक्ति के लिए, तो 746 वॉट के बराबर होता है ब्रिटिश पद्धति में, और 735.5 होता है MKS पद्धति में। तो इस तरीके से जो है ये रिलेशंस है, ये पूरा चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी हर एक चीज़, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। तो इस चैप्टर्स को एक बार जो है रीड करके और इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करिएगा। जो अभ्यास प्रश्नावली है, हर एक वीडियो जब डाला जाता है तो यही कोशिश रहती है कि आप लोग अभ्यास प्रश्नावली लगा रहे हैं, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए, और उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसको भी आप लोग जो है
ग्रुप में पूछा कीजिए। ये जो है सारे चैप्टर्स लगभग आपके वीडियो जो रिमेनिंग पोर्शंस रह गए थे आपके लॉकडाउन की वजह से, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी डेली असाइनमेंट के तौर पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अलग मतलब जो रिवीजन के लिए फिर से हम फर्स्ट चैप्टर से वीडियो जो है बना दिया जाए उस चीज़ के लिए, तो वो भी अगर आप लोग चाहेंगे तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा।